हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है मेटलर्जी। जो हमारा चैप्टर चल रहा है धातु विज्ञान, उसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने सबसे पहले जो देखा वो देखा अयस्क के बारे में। फिर हमने देखा भौतिक गुण धातु के, और अब देखेंगे हम यांत्रिक गुण, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम के रहने वाले हैं। भौतिक गुण इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे जितने जितने जो है यांत्रिक गुण होने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और ये जो हमारी क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर 24 रहने वाली है, ठीक है। और इससे पहले की जो हमारी 23 क्लासेस हो गई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियोस मैं बता देना चाहता हूँ किन के लिए हैं, जो कि आईटीआई कर रहे हैं और जो लोग मैकेनिकल फील्ड वाले हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईटीआई को लेकर हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर हो, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, अब हम बात करते हैं अपनी जो टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है क्लास नंबर 24। और आज जो हम देखने वाले हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के अंतर्गत हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि धातु के यांत्रिक गुण क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, फिर पढ़ेंगे टेनासिटी, फिर पढ़ेंगे हम प्लास्टिसिटी, फिर हार्डनेस, फिर टफनेस, फिर मेलिएबिलिटी, फिर डक्टिलिटी, फैटिग रेजिस्टेंस, ब्रिटलनेस और मशीनेबिलिटी एटसेट्रा, ठीक है। ये सब हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे यांत्रिक गुण के बारे में, ठीक है। धातु के यांत्रिक गुण क्या होते हैं? तो यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, धातु के यांत्रिक गुण वे गुण हैं जो यह बताते हैं कि धातु पर विभिन्न प्रकार के बल लगाने पर वह कैसा व्यवहार करती है। ये गुण मशीनों, औजारों और संरचनाओं के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह गुण धातुओं में निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि पहला मैंने अभी बताया आपको लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए कि यांत्रिक गुण क्या है। देखिए, वे गुण होते हैं जो धातु पर विभिन्न प्रकार के बल यानी कि किसी भी तरह का स्ट्रेस लगाने पर, ठीक है, और वह उसमें किसी भी तरह का बल अगर हम लगाते हैं उस पर, तो वो कैसा व्यवहार करती है वो धातु, ठीक है। मुड़ती है, टूटती है या तार के रूप में बनती है, इस तरह की चीज़ें। ये गुण मशीनों, औजारों और संरचनाओं के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जब हम कोई मशीन बनाते हैं, ठीक है, या कोई टूल बनाते हैं या फिर किसी तरह की कोई संरचना बनाते हैं, तो उसमें हमें उसके निर्माण में हमें ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कि ये जो यांत्रिक गुण हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं की चीज़ों से हमें पता चलेगा कि कौन सी सॉफ्ट धातु है, कौन सी हार्ड धातु है, किसके द्वारा हम तार ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ये यांत्रिक गुण के द्वारा ही पता चलती हैं, ठीक है। यह गुण धातुओं में निम्नलिखित होता है, जैसे कि लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी में क्या है कि धातु का वह गुण है जिसमें धातु पर भार डाला जाए उसमें लचक आ जाती है, ठीक है। यह वह गुण है जिसमें धातु पर अगर भार डाला जाता है तो उसमें एक लचक आ जाती है, लेकिन जब भार हटा दिया जाता है तो धातु अपनी पुरानी दशा में आ जाती है। जैसे यदि किसी स्प्रिंग पर भार लटका दिया जाए तो वह खिंच जाता है, ठीक है, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही भार हटाया जाता है तो स्प्रिंग अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। धातु के इसी गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल भी इसी में दे रखा है और समझाया भी इसी में गया है, तो आपको लैंग्वेज से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए, इलास्टिसिटी डायरेक्ट अगर आप समझे, ये तो देखिए परिभाषा है, लेकिन अगर आपके फेस पर ही ये चीज़ रहेगी, आपको याद रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। देखिए क्या उसने क्या बोला है, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर जैसे कोई भार डालते हैं तो स्प्रिंग जो है वो खुल जाता है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए स्प्रिंग है, अगर मैं इसके यहाँ पर कुछ मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पर लटका देता हूँ भार इसमें, तो ये खुलता 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 चले जाएगा और कुछ
एक एंड टाइम तक खुल जाएगा। तो और फिर जैसे ही मैं उस भार को हटाऊंगा तो ये वापस उसी में ही जाकर वहीं पर ही उतना ही सेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसी जो यही जो गुण है इसका, इसी को ही हम इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है इसी में ही, इलास्टिसिटी में ही आता है एक पहला पॉइंट है यील्ड पॉइंट। धातु यानी कि यदि धातु पर भार या खिंचाव लगातार बढ़ाया जाए तो एक बिंदु ऐसा भी आएगा जब भार थोड़ा सा भी बढ़ाने पर धातु में लगातार फैलाव जारी हो जाएगा। ठीक है, इसी बिंदु पॉइंट को जहाँ से फैलाव जारी हो जाता है उसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर आपने भार डाला, वो स्प्रिंग जितना खुलना था खुल गया। अब जैसे ही आप उसके ऊपर कोई भार बढ़ाते हैं और वो स्प्रिंग और ज़्यादा खुलना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे खुलता ही चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भार आपने स्प्रिंग पर लटकाया तो वो जितना खुलना था खुल गया, तो वो जहाँ से अब जितना खुलना था खुल गया, वो वहाँ तक खुला हुआ है। अब वहाँ से वही वाला पॉइंट, अब वहाँ से आप कोई और भार डालते हैं और वो फिर से खुलना नीचे को स्टार्ट हो जाता है। तो उस वाले पॉइंट से अब जो नीचे को एक्स्ट्रा वो खुला है तो वहाँ से खुलता जा रहा है, तो उसको ही हम यील्ड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है ना। ठीक है, ये है कोई स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके था। ठीक है, ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके का था, ये आपने भार लटकाया तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये खुला हुआ है, अब मैं इस पर यहाँ से एक भार और लटकाऊंगा यहाँ से, और फिर ये और खुलते चले जाएगा, ये कुछ इस तरीके से खुलता चला गया। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका यील्ड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे यील्ड पॉइंट। अब बात करते हैं इसी का ही एक और सेकंड पॉइंट है, इलास्टिसिटी में ही है, परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में क्या होता है, यदि धातु पर भार लगातार बढ़ाया जाए तो उसमें आया फैलाव जब स्थायी रूप धारण कर लेता है तो भार हटाने के बाद भी वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाती। इसी को ही परमानेंट सेट कहते हैं। अब क्या हुआ, पहले तो क्या था कि स्प्रिंग पूरा था, उसके बाद क्या हुआ, यील्ड पॉइंट बना कि यहाँ से जब वो खुल गया तो उसके यहाँ से हमने और डाला भार तो अब और खुला। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा खुलता खुलता चले जाएगा और एक जगह जाके ये भी एंड हो जाएगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, परमानेंट सेट। कि अब भैया जो हद है वो पार हो गई है और स्प्रिंग जो है खुला का खुला रह गया है, और अब ये ना अपनी पुरानी अवस्था में आ रहा है और ना ही ये पीछे को जा रहा है, हिल ही नहीं रहा, मतलब उतना का उतना ही रह गया ये खुलने के बाद। तो इसी को बोलेंगे हम परमानेंट सेट। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए समझते हैं टेंसिटी को। टेनासिटी में क्या है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर दबाव डालने पर या दबाव डालने खींचने पर भी टूटता नहीं है, खिंचाव सहन करने की शक्ति को ही टेंसिटी कहते हैं या टेनासिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप किसी चीज़ को खींचते हैं और वो खींचने के बाद टूटता नहीं है, मतलब वो कितना सहन कर रहा है, उसी को ही आप कि मतलब इसी गुण को बोलेंगे टेनासिटी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, इसी के अंदर जो ए है, ये ए पॉइंट जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है, उस अधिकतम दबाव या खिंचाव की ताकत को जिसे धातु सहन कर सकती है। मतलब कोई भी बल अगर आप किसी चीज़ पर लगा रहे हैं या किसी चीज़ को आप खींच रहे हैं, अब वो कितना सहन कर पा रही है बिना टूटे, उसको ही आप बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और इस गुण को क्या बोलेंगे, टेनासिटी। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बहुत डीपली ले जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाना चाहिए इतने में। ठीक है, आप मान लीजिए कोई रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी को इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, ये जो खिंचाव का जो गुण है, इस गुण को क्या बोलेंगे, टेनासिटी। ठीक है, अब ये कितना सहन कर रही है बिना टूटे। ठीक है, बिना टूटे ये कितना सहन कर रही है, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इतना आपकी समझ में आ जाना चाहिए, मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं हम आगे। अब क्या है बी, अब उसी का ही टेनासिटी का बी पॉइंट है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, उस अधिकतम दबाव या खिंचाव की ताकत जिस पर धातु टूट जाती है उसे धातु की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने रस्सी का उदाहरण लेके बताया, ये रस्सी है। ठीक है, अब क्या है कि इस पर इतना बल लगाया गया है कि ये खिंच तो गई है,
लेकिन अब एंड बल जो आ रहा है, अब ये धातु अब ये जो रस्सी है अब ये टूट जाएगी, ठीक है। उसी को ही बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस उसको बोलेंगे। मतलब इतना बल लगाया कि अब ये धातु टूटने लायक हो गई है और अब टूट गई, ठीक है। तो उस अंतिम बल को ही क्या बोलेंगे हम, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब क्या है, अब सी है इसी में ही, वर्किंग स्ट्रेस। यदि एक ही धातु की समान व्यास की तारें हों तो उनकी अल्टीमेट स्ट्रेस बराबर होगी। जबकि, ठीक है, एक ही व्यास के अगर समान तारें हैं तो उनकी जो अल्टीमेट स्ट्रेस बराबर होगी, ठीक है। जबकि एक ही धातु की मोटी और पतली तारों की अल्टीमेट स्ट्रेस अलग अलग होगी। वो तो ऑब्वियसली बात है, होगी क्योंकि इनका आयतन अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग है। इसलिए धातुओं पर जो भी भार या दबाव डाला जाता है वह अल्टीमेट स्ट्रेस का छठा भाग होता है और इस दबाव या भार को ही वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। इसी को आधार बनाकर बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट और पुल बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका समझ में आया आपको, क्या कहना चाह रहा है वर्किंग स्ट्रेस के बारे में। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब क्या कह रहा है ये, कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो अलग अलग होगी, क्योंकि जो समान व्यास की तारें हैं उनका तो सेम होगा, लेकिन जो मोटी पतली हैं उनका जो आयतन है वो अलग अलग होगा। इस वजह से जो दबाव पड़ेगा या दाब पड़ेगा, जो पतली हैं उन पर जो है ज़्यादा दबाव पड़ेगा और जो मोटी हैं उन पर थोड़ा कम दबाव पड़ेगा। तो इस वजह से उनकी जो ये है अल्टीमेट स्ट्रेस जो है उसका छठा भाग होता है। इसलिए धातु पर जो भार डाला जाता है वह अल्टीमेट स्ट्रेस का छठा भाग होता है। इस दबाव या भार को ही वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। चलिए फॉर्मूले के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ये है वो वर्किंग स्ट्रेस वाला फॉर्मूला। मतलब वर्किंग स्ट्रेस किसके बराबर है, वर्किंग स्ट्रेस बराबर है अल्टीमेट स्ट्रेस के छठे भाग के, यानी कि बटे 6 कर दिया गया है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को मतलब याद रखना, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है या किसे आधार मानकर आपको जो है अल्टीमेट जो स्ट्रेस है उसका वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन में दिए रहते हैं ये फॉर्मूले। क्वेश्चन आया था तो उसमें ये जो ऑप्शन में दिया रहता है कि वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन 6, तो ये आपको टिक कर देना है। अब देखते हैं सुरक्षा गुणांक, ये डी पॉइंट है उसका टेनासिटी का, ठीक है। तो सुरक्षा गुणांक में क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। ये है ना आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर आपको वो थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस किसके अनुपात के बराबर होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस के छठे भाग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। यही वाला यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आप समझिएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है, ये देख लेना। धातु को दबाते समय जो दबाव डाला जाता है उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। जबकि धातु को कैंची द्वारा, यानी कि जो पतली पतली धातु की चादरें वगैरह होती है उस कैंची को द्वारा अगर हम काटते हैं, काटने से दबाव जो पड़ता है उसे शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। याद रखना ये वाली बात। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अब आता है हमारा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर दबाव या ताप या दोनों के प्रभाव से इसे निश्चित आकारों में बदला जाता है। इस गुण के कारण धातु विभिन्न दिशाओं में भी फैलना शुरू हो जाती है और स्थायी रूप धारण कर लेती है। ये कहना चाहता है कि ये जो गुण है ये कैसी धातु में पाया जाएगा, जो धातु पर मान लीजिए कोई दबाव डाला या ताप डाला, ठीक है, यानी ताप के जरिए या टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं। देखिए स्ट्रेस या टेम्परेचर के ज़रिए हमने उसको प्रभावित किया, ठीक है।
अब वो प्रभाव से क्या हुआ, वो पिघली धातु या फिर दबी और फिर ठंडी होने के बाद वो अपना स्थायी रूप में धारण हो गई। मतलब जैसा हमने दबाया उसको या जिस भी सांचे में उसको करा या जैसा भी हीट करके हमने उसको पिघलाया, अब जैसे ही वो ठंडी हुई वो वैसी की वैसी ही रह गई। ठीक है, तो उसी गुण को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। अब आता है फिर 4th नंबर पर कठोरता, हार्डनेस। धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरी धातु को आसानी से काट लेती है या खरोंच पैदा कर देती है। जो धातु खरोंच लगा लेती है या काट लेती है तो वह काटने वाली धातु से हार्ड होती है। जैसे लोहा पीतल पर निशान डाल देता है। ठीक है, लोहा क्या करता है, पीतल पर निशान डाल देता है, जबकि पीतल एल्यूमिनियम पर खरोंच पैदा कर देती है। ठीक है, पीतल क्या करता है, एल्यूमिनियम पर खरोंच डाल देता है, इसलिए लोहा पीतल से कठोर है और इसी प्रकार पीतल एल्यूमिनियम से कठोर है। धातु की कठोरता दर्शाने के लिए ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि विकर्स, ब्रिनेल, रॉकवेल, इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये धातु को कठोर करने की 3 विधियाँ इसमें दे रखी हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि हार्डनेस का गुण कैसे पता करें, जो धातु खरोंच पैदा करे या काटने का विरोध करे। ठीक है, अगर आप किसी धातु को काट रहे हैं और वो धातु कट नहीं रही तो इसका मतलब वो हार्ड है, तो उसकी वो हार्डनेस मानी जाएगी। अब मैं आपको, ठीक है, वो उसकी हार्डनेस मानी जाएगी। अब मैं आपको ये जो विकर्स और ये ब्रिनेल और ये रॉकवेल दिया रखा है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जो विकर्स है इसमें क्या होता है, ये पहली वाली बता रहा हूँ। ठीक है, विकर्स की जो ये आप समझ लीजिए, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो सकता है ये काम आए। विकर्स एक प्रक्रिया है जो हार्डनिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वो होता है ना, डायमंड का एक पिरामिड होता है, वो नुकीला जो कोना होता है उसका, ठीक है, इस तरीके का कोई पिरामिड होता है, ये स्क्वायर जैसा रहता है नीचे और चारों तरफ से शंकु के आकार का होता है। ठीक है, तो वैसा वो पिरामिड होता है। अब उसको क्या होता है कि धातु पर उसकी नोक जो है वो लगाई जाती है। अब उसकी जो जैसे अब उसकी जो नोक है उसको चुबाया जाएगा। अब वो जिस धातु पर चुबाया जाएगी तो उसकी जो जितना कम बिंदु वो बनाएगी, तो समझ लीजिए वो जो धातु है सामने वाली वो उतनी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि जिस टूल से हम चेक कर रहे हैं या जिस टूल से हम उसकी हार्डनिंग चेक कर रहे हैं, तो ये एक हार्डनिंग टेस्टिंग वो है, क्या नाम है, मेथड। ठीक है, हार्डनिंग टेस्टिंग मेथड है। ठीक है, तो वो जितना कम आएगा उतनी ज़्यादा हार्डनेस उसकी मानी जाएगी। अब आता है ब्रिनेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्रिनेल में इसमें एक निश्चित बल होता है, इसमें एक गेंद होती है। ठीक है, गेंद नहीं, सॉरी, इसमें एक बॉल। ठीक है, इस ब्रिनेल में क्या होता है, ब्रिनेल में एक बॉल होती है, किस चीज़ की होती है, स्टील या टंगस्टन की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित बल के द्वारा, मतलब एक बल डिसाइड किया जाता है कि इतना बल अगर लगेगा तो इतनी इसकी हार्डनेस होगी, तो उन बलों को ट्राई किया जाता है धातु के ऊपर। जो धातु उसमें जो निशान ज़्यादा बनाती है और जो धातु सबसे कम निशान बनाती है वो ज़्यादा हार्ड मानी जाती है। ठीक है, और जो जो धातु ज़्यादा गहरा निशान बना देगी तो वो यानी कि वो थोड़ी उससे सॉफ्ट मानी जाएगी। तो इस तरीके से, और ब्रिनेल में जो है इस तरीके से आपकी हार्डनिंग मानी जाती है। स्टील और टंगस्टन की बॉल होती है। स्टील मतलब कौन सा स्टील, जो अलॉय स्टील होता है, मतलब एक मिश्र धातु स्टील होता है जो कि हार्ड होता है बाकी धातुओं से, तो उससे चेक किया जाता है। रॉकवेल मेथड में क्या होता है, ये एक मास प्रोडक्शन के टाइम पर इससे काम लिया जाता है। रॉकवेल मेथड का यूज जो होता है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें क्या होता है, मशीन से चेक किया जाता है, जो उसका हार्डनेस है वो उसकी मशीन से चेक की जाती है। और क्या होता है कि अगर रॉकवेल मेथड से जब हम किसी चीज़ की हार्डनेस चेक करते हैं तो वो डायरेक्ट मशीन में शो हो जाती है कि ये इसकी इतनी हार्डनेस है। ठीक है, डायरेक्ट दिखाती है। बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है 5वां नंबर, जिसमें आता है हमारा टफनेस यानी चिमड़ापन। धातु का वह गुण जो धातु को बार बार मोड़ने व मरोड़ने यानी कि ट्विस्टिंग पर भी टूटने नहीं देता,
उसे चिमड़ापन यानी टफनेस कहते हैं। यह भंगुर के उल्ट होता है और क्या है, इसके कारण धातु चोट लगाने पर टूटती नहीं है। देखिए एक वर्ड है यहाँ पर ट्विस्टिंग। देखिए जो धातु बार बार मोड़ने मरोड़ने, अगर धातु को मोड़ने मरोड़ने की बात आएगी, जहाँ पर भी आपको ट्विस्टिंग लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर धातु को मोड़ने या मरोड़ने की बात की गई है। ये वर्ड आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा, ट्विस्टिंग। ठीक है, इसी को ही ठीक है, ट्विस्टिंग मोड़ने मरोड़ने पर भी टूटती नहीं है, टूटने नहीं देता है ये गुण, इसी को चिमड़ापन कहते हैं। और भंगुरता मतलब कि ये भंगुरता का उल्ट है। भंगुरता का मतलब है कि स्टील के अंदर कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होना, जैसे कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन को मोड़ोगे मरोड़ोगे तो वो तो टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटल है, इसलिए यहाँ भंगुरता की बात की गई है। भंगुरता का मतलब है ब्रिटलनेस, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये उसका जस्ट उल्टा होता है, वो मोड़ने मरोड़ने पर टूट जाएगा भंगुरता वाला, ठीक है, लेकिन चिमड़ापन जिसमें होगा वो मोड़ने मरोड़ने पर टूटेगा नहीं, ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी में क्या है कि धातु के इस गुण के कारण उसे ठंडी हालत में पीटने यानी हैमरिंग या रोलिंग करके चादरों के रूप में बनाया जाता है, लेकिन यह टूटता नहीं है। सबसे अधिक यह गुण सोने यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर में पाया जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि मेलिबिलिटी एक ऐसा गुण है जिसमें धातु अगर ठंडी भी हो जाए तो उस पर अगर हैमरिंग भी करी जाए तब भी वो जो है धातु टूटेगी नहीं, ठीक है। उसी को ही हम मशीनेबिलिटी का गुण जिसमें होगा उसको ही हम दोबारा ही रिपेयर कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी का गुण जिसमें होता है, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। देखिए इस गुण के कारण धातु की पतली बारीक एक तारें बनाई जाती हैं और तार बनाते समय वह टूटती नहीं है। यह गुण भी हर धातु में अलग अलग होता है। यह गुण सोना, चांदी, प्लैटिनम, तांबा और लोहे के रूप में रॉट आयरन में पाया जाता है, ठीक है। ऐसी धातु जिसका मतलब अगर हम ऐसी धातु जिसका हम बारीक तार बना सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल मतलब तार के रूप में जिसे हम खींच सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं, डक्टिलिटी का गुण है इसके अंदर। और मैं आपको बता दूं कि डक्टिलिटी का सबसे ज़्यादा जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है सोने में। और सोने में क्या होता है, 1 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर तक का तार खींचा जा सकता है, और वो तार कम से कम 1000 माइक्रोन का होता है, ठीक है। 1000 माइक्रोन मतलब कि अपने जो हमारा जो हेयर का बाल होता है उससे भी 10 गुना छोटा, मतलब पतला, ठीक है। आप चाहें तो गूगल करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए फैटिग रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। देखिए अब है हमारा 8वां नंबर, फैटिग रेजिस्टेंस। फैटिग रेजिस्टेंस में क्या है, धातु का वह गुण है जिससे वह झटके सहन कर लेती है, उसे फैटिग रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब ऐसी धातु जो झटके सहन कर ले उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फैटिग रेजिस्टेंस। फिर आता है भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु चोट लगाने पर टूट जाती है। यह गुण शीशे में और कास्ट आयरन में अधिक पाया जाता है। यानी अगर शीशे के ऊपर मार दिया तो वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई सामान रखकर अगर उठाओगे तो वो आराम से उठ जाएगा। तो यही चीज़ है, ठीक है। अब कास्ट आयरन के अंदर भी भंगुरता का गुण होता है। ऐसे याद रखिए, जो धातु गिरने पर, मोड़ने पर या फिर हैमरिंग करने पर, मतलब कोई भी प्रहार करने पर अगर वो धातु चूर चूर हो जाती है तो उसके अंदर भंगुरता का गुण आ जाता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब आता है 10वां नंबर, मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी में क्या है, वह गुण जिसके कारण धातु की मशीनिंग आसानी से की जा सकती है, उसे मशीनेबिलिटी कहते हैं। ये तो सीधे से आपको याद रहेगा, जिस धातु में मशीनिंग की प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है उसी को ही हम मशीनेबिलिटी कहते हैं। यानी कि ऐसी धातु
जिसको मतलब ऐसी धातु जिसको हमें रिपेयरिंग करने के लिए, मतलब जिस पर ऑपरेशन करने के लिए किसी अन्य ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसके अंदर किसी तरीके का कोई भी गुण उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं होती। केवल एक नॉर्मल सी धातु है, उसके ऊपर हम मशीनिंग कर सकते हैं आराम से। तो वह उसी जो धातु है उसमें जो है मशीनिंगबिलिटी का गुण जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो अगर अच्छी लगी वीडियो तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और बाकी आपको अगर और वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।